नमस्कार। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025 कई नई उम्मीदों के साथ आया है, जो दिखा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। जहां एक और वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, महंगाई नियंत्रण में है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मजबूती, महंगाई में कमी और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता भारत की विकास यात्रा को और मजबूत कर सकती है। कैसे विकास के नए रोडमैप की नई दिशा है, इसी पर हम करेंगे आज की चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की जीडीपी 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 25 के अप्रैल-दिसंबर की अवधि में औसत महंगाई कम होकर 4.9 हो गई, जो कि वित्त वर्ष 24 में 5.4% थी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि महंगाई को स्थिर करने में सरकार के सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहे हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। 2024 में खरीफ सीजन का खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT की वृद्धि दर्शाता है। उच्च मूल्य वाले सेक्टर जैसे बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन कृषि विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। तो अपने आप में कई बड़ी बातें इसमें कही गई हैं और किस तरह से जो विकसित भारत का एक रोड मैप है, उसकी एक दशा और दिशा जो है इससे परिलक्षित होती है। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता की लगातार बात कर रही है। अगर स्थिरता की बात करते हैं तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। अगर FY25 की बात करते हैं तो भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 6.4 रहने की उम्मीद जताई गई है। पिछले 10 वर्षों के ये औसत के करीब है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करते हैं तो उसमें भारत की GDP ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच बताई गई है, अनुमान लगाया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी FY25 में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान बताया गया है। दूसरी बड़ी बात इसमें है कि महंगाई में कमी। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं तो खुदरा महंगाई दर 5.4% से अप्रैल-दिसंबर 2024 में घटकर 4.9% हुई। RBI और IMF के अनुसार अगर FY26 की बात करते हैं तो भारत की महंगाई 4% के लक्ष्य के करीब ये दर आने का अनुमान है। इसके साथ ही विकास में सभी सेक्टर्स के योगदान की बात भी कही गई है। अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है। कृषि क्षेत्र मजबूत रहा है और सामान्य ट्रेंड से ऊपर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो महामारी से पहले के स्तर से आगे ये दिखाई दिया। सेवा क्षेत्र में भी तेज़ी दिखाई दी, जो कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें स्थिरता की बात कही गई है। अगर फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करें तो उच्चतम दर पर रहे कमर्शियल बैंकों के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA घटकर सितंबर 2024 में 2.6% पर आ गए और भारत का इंश्योरेंस सेक्टर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करते हैं तो कुल इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें 7.7% बढ़कर 11.2 लाख करोड़ जो है उसकी, और पेंशन सेक्टर की ग्रोथ की जो बात की गई है वो सितंबर 2024 तक पेंशन सब्सक्राइबर्स की संख्या 16% बढ़ गई। क्रेडिट टू GDP रेशो 10.3% से घटकर 0.3% हुआ और बैंक क्रेडिट ग्रोथ अब स्थायी हो रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि विदेशी निवेश में भी सुधार की इसमें बात की गई है। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 8 महीनों में भारत में FDI 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 55.6 बिलियन डॉलर यानी कि 17.9% की वृद्धि की जो अनुमान है उसकी बात कही गई है। और 25 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात जो है वो 6% की बात कही गई है। साथ ही सितंबर 2024 में GDP के पहले मुकाबले बाहरी कर्ज का अनुपात 19.4% दर्ज हुआ। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार फोकस कर रही है। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स
फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच 38.8% की दर से बढ़ा। जुलाई नवंबर 2024 की बात करें तो इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तेजी से हुआ। साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सपोर्ट में कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है उसकी भी बात की गई है, जो कि 2025 में औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ 6.2% और अप्रैल नवंबर के अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 की तो इस दौरान स्टील उत्पादन की भी 4.6% की बात की गई है। साथ ही अगर 2024 की बात करें तो भारत के ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि की बात इसमें करी गई है। साथ ही अगर हम 2015 से लेकर 2024 के बीच देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन 17.5% और 2024 में टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स का जो निर्यात है वो भी 35.87 बिलियन डॉलर की इसमें बात कही है। साथ ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी बात इसमें करी गई है, जिसका कि कुल वार्षिक टर्नओवर 4.17 लाख करोड़ जो है इसमें बताया गया है और पिछले 5 वर्षों में 10.1% की औसत दर से ये बढ़ा है। इसके साथ ही सरकारी विनियमन यानी कि डीरेगुलेशन पर भी जोर दिया गया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के तहत भारत में विनियमन में ढील की ज़रूरत पर बल दिया गया है। घरेलू विकास की ताकत को मजबूत करने और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता जो है देने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही भारत की जो इंटरनल विकास इंजन है उन्हें पुनर्जीवित करने और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। कई तरह के जो है इसमें सजेशंस भी दिए गए हैं। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। सेवा क्षेत्र के कुल जीवीए में हिस्सेदारी अगर 2014 की बात करते हैं वो 50.6% से बढ़कर 2025 में 55.3% की बात इसमें कही गई है और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। साथ ही जो लोअर लेवल है, निचले स्तर हैं, उन पर जटिल नियमों को सरल बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही निर्माण और सेवा क्षेत्र को और मजबूती देना जो है इसका लक्ष्य बताया गया है। अगर कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर को भी बढ़ावा देने की जो है इसमें बात है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और 2024 में भारत के कुल जीडीपी में 16% का योगदान जो है वो कृषि का रहा है और 2024-25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% रही है और शिक्षा प्रणाली में भी टेक्नोलॉजी और नवाचार की बात कही गई है और इसमें एआई और नवाचार के जो अन्य आधुनिक तकनीकें हैं, साधन हैं, उनको भी जोड़ने की बात कही गई है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं। सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीजी RIS हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट भी हैं और शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। सचिन चतुर्वेदी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये जो सर्वेक्षण है किस तरह से जो विकास का रोड मैप है जिसमें ये बताया गया है किस तरह से आर्थिक विकास की गति रहने वाली है, किस तरह से उसको स्थिरता दी जा रही है और महंगाई दर का कम होना, किस तरह का रोड मैप दिखाता है? रमा जी, 4 बातें महत्वपूर्ण हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे में। सबसे पहले, जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने कहा कि जो 4 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें कि औद्योगिक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग को बहुत महत्व दिया गया है। दूसरा कहा गया है कि हमें 8 मिलियन जॉब हर साल क्रिएट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वृद्धि ये सरकार का मूल मंत्र होगा विकास में और कल हम बजट में भी इसके बारे में देखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि हम जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, जो वैल्यू चेन्स सारे देशों के अलग अलग औद्योगिक उपक्रमों को जोड़ती हैं, ऐसी GVCs जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर हम फोकस करें। और चौथा MSME, जो हमारे लघु और मध्यम क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको। तो इन 4 क्षेत्रों में औद्योगिक, रोजगार निर्माण, GVC और MSME, इन 4 सेक्टर्स के बल पर हम आगे की जो हमारी आर्थिक मेन स्ट्रीमिंग है उसको करेंगे। आपने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा कि कृषि के क्षेत्र में और सर्विसेज के क्षेत्र में, अर्बन इंडिया में इस जो डीरेगुलेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम इस इकोनॉमिक सर्वे के तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने एक रोड मैप हमारे सामने रखा है कि डीरेगुलेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हम किस ढंग से करेंगे, किस ढंग से हम रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे और क्या ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है।
बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से जो तमाम क्षेत्र हैं और तमाम जो परिस्थितियां आई उनके बावजूद उसमें एक कंटिन्यूअस गति की बात कही गई है, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां, इनका जो संतुलन है वो लगातार बना हुआ है और इस पर फोकस किया गया है। रमा, अगर आप पूरे सर्वे को देखेंगे तो एक बड़ी खास बात कही गई है कि एक तरीके से जो जियो पॉलिटिकल यानी कि वैश्विक परिस्थितियां हैं, वहां पर जिस तरह की चुनौतियां बन रही हैं, और एक क्षेत्र, एक देश जो चाइना, जिसे हम के नाम से जानते हैं, उसका जिस तरीके से वर्चस्व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा है, उसे देखते हुए हमें अपने रणनीति में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की जरूरत है। और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि जो कुछ चल रहा है और उस हिसाब से चलने दे, उससे बात नहीं बनेगी। हमें ये ध्यान रखना है कि आज जब निवेश जुटाने की बात होती है तो हमें कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम विदेशी निवेश की बात करें तो हमारा मुकाबला केवल विकासशील या जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था उससे नहीं है, कई औद्योगिक देशों के साथ भी है। तो ऐसे में हम अपने जो नियम कायदे कानून है उसको किस तरीके से हम उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकते हैं, जिसको उन्होंने डी रेगुलेशन शब्द की बात की। और सर्वे के प्रीफेस में एक लाइन जो उन्होंने बड़े खास तरीके से लिखा, जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कह रहा है कि लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस थ्रू डी रेगुलेशन will make a significant contribution to accelerating economic growth and employment amidst unprecedented global challenge। मुझे लगता है कि अगर पूरे सर्वे का जो निचोड़ है, इस आर्थिक समीक्षा का निचोड़ है, वो इस बात ये कहता है कि हमें नियम कायदे कानूनों को और ज्यादा सरल लचीला बनाना है, जिससे कि निजी क्षेत्र जो है वो बड़े पैमाने पर काम कर सके। बिल्कुल, चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सर्वे की हम बात करते हैं, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं और इसमें यह भी कहा गया है, जिस तरह से वैश्विक चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो भारत का निर्यात क्षेत्र है उसमें भी मजबूती बताई गई है और जो बाहरी कर्ज का भार है वो भी स्थिर बना हुआ है। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं? रमा जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में बताया गया है, वही अगर आप एक्सटर्नल चैप्टर देखें, जो कि छठा चैप्टर है, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस की चर्चा करी, और तीसरा चैप्टर जो ट्रेड के बारे में है, जो आप पूछ रही हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स हमें एक साथ देखने चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये है कि तमाम जिसका शिशिर जी जिक्र कर रहे थे, जियो पॉलिटिक्स और जो ग्लोबल टेंशंस थे, उनके चलने के बावजूद सरकार ने जो फिस्कल प्रूडेंस, जो एक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन की जो प्रक्रिया अपना करके रखी, उससे हम देखते हैं कि जो हमारा डेट है, जो हमारा कर्जा है, उसका भार भारत के ऊपर आवश्यकता से ज्यादा नहीं गया है। जो हमारी सीमाएं थी उसमें एक संतुलन हमने रखा और जो वित्तीय अनुशासन है, फिस्कल डिसिप्लिन है, प्रूडेंस है, वो रहा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ट्रेड की बात करें तो जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, उसके मुताबिक देश ने एक महत्वपूर्ण रोड मैप, कुछ माइलस्टोन तय करे। पूरे विश्व में एक लगातार गिरावट निर्यात में रही, कई देशों में मंदी भी रही, लेकिन भारत का परफॉर्मेंस उस मामले में एक लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो अच्छा रहा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे दो रिकमेंडेशन सामने रखता है। पहला, हमें अपने निर्यात में क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों की तरफ ध्यान देना होगा, और ये क्वालिटी और एफिशिएंसी के कुछ पैरामीटर्स चैप्टर 3 में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें 12 ऐसे कारक बताए गए हैं, फैक्टर्स बताए गए हैं, जिनके तहत ये कहा गया है कि अगर हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है तो हमें वियतनाम से क्या सीखना चाहिए, हमें बाकी देशों से जो निर्यात की इस प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में आगे निकल भी गए हैं, तो वहां भारत कैसे परफॉर्म कर सकता है।
जैसा मैंने शुरू में कहा कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो कि विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और रमा जी, वहां एक बात हमें समझनी होगी कि विश्व में अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक नए दौर से गुजर रहा है, और वो नया दौर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का है। कोई भी देश पूरा तैयार सामान आयात नहीं करना चाहता, सभी लोग कोई हिस्से में अपनी भागीदारी चाहते हैं, और ये नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी सब तरफ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि करीब करीब 3 ट्रिलियन का बिजनेस इन प्रोटेक्शनिस्ट फोर्सेस से प्रभावित हुआ है। हर देश ने कुछ ना कुछ मेजर्स लगाए हैं इंपोर्ट को रोकने के लिए, कंपटीशन को रोकने के लिए, अपनी बढ़त हासिल करने के लिए। और जैसा शिशिर जी कह रहे थे, चाइना का जिक्र कर रहे थे, चाइना का भी इसमें हाथ आगे बढ़ा है, और ट्रंप की नीतियों को तो हम देख ही रहे हैं। तो ये कई ऐसी नई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं जिनके लिए व्यापार को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को अपने आप को तैयार करना होगा। बिल्कुल, और इसी तैयारी में शिशिर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, उसमें जो घरेलू विकास की ताकत है या फिर आर्थिक स्वतंत्रता को प्रायोरिटी है, इसको देने की बात भी कही गई है। और अगले दशक की अगर आर्थिक वृद्धि है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इसको बहुत जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, आज अगर हम लोग बात करें कि 6.3 से 6.8%, यानी कि अगर हम इसका मध्य का दर देखें तो लगभग 6.5 6.55 के करीब में आता है। और अगर हमें 2047 तक के विकास के लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें इस रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत होगी। और वहां पर जब एक फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है, जब हमें अलग अलग धड़े दिख रहे हैं वैश्विक स्तर पर, वहां पर हम अपने घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग में किस तरीके से, घरेलू उपभोग में किस तरीके से सामंजस्य बिठा सकते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसा एक बात यहां पर मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा कि निवेश की जहां तक बात है वो इन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, खपत के लिए जब आप उत्पादन बढ़ाएंगे वहां पर आपको निवेश की जरूरत है, और दूसरी ओर खपत के साथ साथ और निवेश करने के बाद आपको रोजगार के ज्यादा नए मौके तैयार करने की जरूरत होगी। तो इन सबों के बीच में किस तरीके से संतुलन लाया जाए जिससे कि विकास की रफ्तार बढ़ सके, वही इस सर्वे में, इस समीक्षा में जो है उस बात पर खासा जोर दिया गया है। बिल्कुल, चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर हम जो विभिन्न उद्योग हैं उनकी बात करते हैं, जो छोटे उद्योग हैं उनकी बात भी की गई है, और उसमें अगर उनको लगातार प्रतिस्पर्धी बनाना है घरेलू स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी, तो उसमें तमाम तरह के सुधारों की भी बात कही गई, ताकि जो व्यवसाय है वो करने में भी आसानी हो, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक आकर्षक जो है एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ बने। बिल्कुल सही है। और रमा जी, पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में एक और महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया है, और वो एग्रीकल्चर को सेक्टर ऑफ फ्यूचर कह के कहा गया है। तो सेक्टर ऑफ फ्यूचर में अगर आप देखें तो 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने का सुझाव सामने है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स का निर्माण करें, हम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उन तमाम आवश्यकताओं को जिनके ऊपर हम आयात के ऊपर निर्भर हैं, उससे हम बाहर निकलें और एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करें। जैसा उन्होंने कहा कि वो सेक्टर्स जैसे फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, ये नए सोर्सेज ऑफ इनकम हैं एग्रीकल्चर में। तो वो 4 पिलर उन्होंने आइडेंटिफाई किए, और उन चारों में उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिशन की जरूरत है, नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएगा, फिशरीज को आगे बढ़ाएगा, एक्वाकल्चर को आगे बढ़ाएगा, कैश क्रॉप्स को आगे बढ़ाएगा, ऑयल एक्सट्रैक्शन को आगे बढ़ाएगा, तो ये महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं जिनके ऊपर अभी हम आयात के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। क्वालिटी है, तो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट अगर आगे आता है, पर्टिकुलरली बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आप एक नया मार्केट भी खड़ा करते हैं और आप एक विशेष वर्ग तैयार करते हैं जिसकी आमदनी कृषि और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से होगी। बिल्कुल, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से वैल्यू एडिशन की बात हो,
या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, इसकी भी एक बड़ी बात की गई है। और इसके साथ ही शिक्षा से लेकर कौशल विकास, तमाम तरह के नवाचारों की बात की गई है। एआई को भी प्राथमिकता दी गई है। देखिए, कौशल विकास पे खास तौर पे अगर आप देखें, जिसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा है कि आप रोजगार आप कैसे देंगे जब उद्योग के लिए जो जरूरत है, जिस तरह के लोगों की जरूरत है, वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो एक मुद्दा ये कि कौशल विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। दूसरी और एक बड़ी चुनौती ये है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद क्या हम रोजगार में किसी तरह से कमी होते हुए देखेंगे। तो सर्वे ने इस पे एक अच्छी खासी चर्चा की है और उनका ये मानना है कि हमें स्किलिंग, अप स्किलिंग, री स्किलिंग में किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से हमारे पास जो श्रम शक्ति है वो तैयार हो सके। क्योंकि देखिए, आज के समय में ये बहुत ही सामान्य सी बात कही जाती रही, ये बहुत ही चर्चा गर्म है कि जो उद्योग की जरूरत है वैसे लोग हमें नहीं मिल रहे, वो कैसे आ सकते हैं। और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि एआई कहीं लोगों की नौकरियां ना ले ले। तो इन चर्चाओं के बीच में कौशल विकास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और बदलते हुए तकनीक के हिसाब से। और वो इस इकोनॉमिक सर्वे में उस एडॉप्शन जिसको हम कहते हैं, यानी कि उसको अपना करके हम जरूरतों को कैसे पूरा करें, उस पर जोर दिया गया। बिल्कुल। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, और अब जानना चाहेंगे आम आदमी से जुड़ी हुई, बहुत ही करीबी से जुड़ी हुई बात है। महंगाई पर सबकी नज़र रहती है और महंगाई में भी जो कमी आई उसकी बात करी गई है। अब जो इसमें लक्ष्य रखा गया आगे का, या ये जो स्पीड है ये बरकरार रहे, इसके लिए किस तरह के आप चैलेंजेस देखते हैं और किस तरह से सरकार की नीतियां भी देखते हैं, क्या कुछ करना होगा? देखिए, दो तरह के सोच अभी साफ हैं। बाद में प्रेस वार्ता में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि रिजर्व बैंक इस संबंध में जो कदम उठा रहा है वो सही दिशा में है, ये कह के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे का जो एक टैनर है और जो सरकार के सामने अभी संभावनाएं हैं, चुनौती हैं, क्योंकि कई कदम सरकार उठा चुकी है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। सबसे पहला है कि पीछे हमारे यहाँ फूड को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया हमारे इंडेक्स के कैलकुलेशन में। उसको लेकर के सरकार ने ऑलरेडी कमेटी का गठन किया है, उसको सोच में लिया है, उसके बारे में एमपीसी में और बाकी जगह भी चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो उसका कंपटीशन है, महंगाई कैसी है, किसके कारण है, इसको समझना और उसको ठीक ढंग से लेकर के आना। ये इकोनॉमिक सर्वे में उसका पूरा डायरेक्टली ओपन डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन रेफरेंस आया है। दूसरा महत्वपूर्ण है और वो मैं समझता हूँ रमा जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आगामी टाइम में जो हमारा सप्लाई की कमी के कारण, सप्लाई टूटने के कारण जो महंगाई में असर आता है, उसको हम कैसे करें। और इसलिए मैं वापस आपका ध्यान एग्रीकल्चर के चैप्टर की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 6 महीने से लगातार जो मुद्रास्फीति थी, उसका बड़ा कारण TOP, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, ये तीनों के गिरने के कारण, इनकी जो दाम ऊपर गए, उनके कारण मुद्रास्फीति में उछाल आया था। तो ये जो उछाल था, ये हमारे सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन का कारण। और अगर हम उसको ठीक से देखें, अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसको सही ढंग से आकलन किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम मुद्रास्फीति को एक स्थिरता देने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। शिशिर, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिरता बताई गई है, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें भी आगे कुछ प्रयास करने होंगे। क्या कुछ संकेत हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है अगर हम बजट की बात करें तो? देखिए, अब ज्यादा कुछ जो निर्भर करता है वो मौद्रिक नीति के ऊपर है, क्योंकि बजट में मौद्रिक को लेकर के, वित्तीय क्षेत्र को लेकर के उस तरह की बातें नहीं होती है। चाहे वो मनी सप्लाई की बात हो या इंटरेस्ट रेट की बात हो या एनपीए की बात हो, तो वो सारा कुछ तो जो है वो रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को किस तरीके से एक मजबूती प्रदान की जाए, इसके बारे में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा देखना कि बजट में क्या कुछ कहा जाता है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबकी नजरें भी इस पर बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया सचिन जी और शिशिर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।